ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम राम सर, राम राम। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला भाई और बहना ने मारा घना न घना राम राम किया हो सा। भाई आज हमारे स्टूडियो में पधारेड़ा है डॉक्टर नरेंद्र देव यादव। आप अध्यक्ष काजरी और प्रधान वैज्ञानिक हो सा। तो डॉक्टर साहब घणे मानसो आपरो स्वागत है सा। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारिया हो हमारे स्टूडियो में। किया हो सर डॉक्टर साहब? ठीक है, सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। तो किसान भाई और बहना ने आप रो नमस्कार तो पहुंच ही रहे हो ऐसा। डॉक्टर साहब आज रो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपा बात करसा चारागाह सु घास, झाड़ी और वृक्षारी कटाई, छंगाई और गुणवत्ता वास्ते भंडारण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है किसान भाई और बहना वास्ते। तो सबू पहला मैं जानना चाहूँ कि चारागाह सु घास आपा लेवा हाँ प्राप्त करा है, तो चारागाह कहीं है और आपा ने अठे कौन कौन सी घास मिले है? मैडम धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जी डॉक्टर साहब। और हम सब लोग देख रहे हैं कि बरसात हो नहीं रही है, खेतों में चारा है नहीं, चारागाहों में चारे की विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि आगे आने वाली समस्या चारा की ही है। चारागाह जैसे आपने पूछा कि वो क्षेत्र क्या है। चारागाह मैं किसान भाइयों को बताऊं कि चारागाह वो क्षेत्र होता है जहां पर बहुवर्षीय, एक वर्षीय जो घासें हैं उगाई जाती हैं और उनको संरक्षित किया जाता है तथा पशुओं को चराने के लिए उस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जो है वो चारागाह होता है। दूसरी बात आपने बताई कि इसमें कौन कौन सी घासें होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि इस चारागाह क्षेत्र में किस तरह की घास लगाई जाए। हाँ सर। और क्या होनी चाहिए। इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान को अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने ओरण जंगलात के जो एरिया हैं उसमें चारा की जो मुख्य घासें हैं वो सेवन है, धामन है, ग्रामना है, गांठिया है। ये सब घासें हैं जो कि इस चारागाह क्षेत्रों में उगती हैं और एक बार उगने के बाद ये 10 से 12 साल तक बिना किसी अवरोध के बढ़ती रहती हैं। अच्छा। और जब भी बारिश होती है तो हरी होकर के ये पशुओं को चारा देती हैं। वाह साहब वाह। ये इस क्षेत्र की बहुत ही बहुमूल्य घासें हैं और सेवन को तो घास को इसको घासों का रानी कहा जाता है इस क्षेत्र के लिए क्योंकि ये 10 साल तक घास देती रहती है। ये है चारागाह क्षेत्र। वाह डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दी कि चारागाह कहीं है। और आपा बात करी ही घासरी की इतनी महत्वपूर्ण घास आपने अठे मिले है। तो इन घासारो भंडारण किया करो जा सके और अरी गुणवत्ता बचानी भी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है क्योंकि जब घास उगती है तो उस समय पशुओं की पूरी चराई नहीं हो पाती है जिसके कारण बहुत सी मात्रा की घास जो है नष्ट हो जाती है। उसको बचाने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि उस क्षेत्र से घास को काट करके और उसको निश्चित रूप से भंडारण करें, अच्छे ढंग से भंडारण करें जिससे जब घास खत्म हो जाए चारागाह क्षेत्र में तो वो पशुओं को घास खिला सकें। जैसा कि मैडम हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 परिस्थितियों में चारागाह बनाए जाते हैं। एक वो परिस्थितियां हैं जो पश्चिमी राजस्थान में है जो वर्षा आधारित होता है, वर्षा के ऊपर निर्भर होता है, उसमें किसी तरह की सिंचाई नहीं की जाती है। अच्छा। और पशुओं को छोड़ा जाता है और वर्षा जब होती है तो घास आ जाती है और उसको चरते रहते हैं। दूसरा चारागाह क्षेत्र बनाया जाता है जो मनुष्य स्वयं बनाता है। अच्छा। जिसमें वो फसलें ली जाती हैं जो उगाई जाती हैं जैसे लूसन है, बरसीम है, जौ है, जई है और नेपियर घास है। इनको उगाने के लिए सिंचित क्षेत्र के किसान ही इस तरह के चारागाह कर सकते हैं लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इस तरह का चारागाह नहीं होता है। ये क्षेत्र, ये चारागाह उन क्षेत्रों में होता है जहां पर ठंडक होती है और जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। साल में 8 महीने बारिश होती है। जैसे हमारा लेह लद्दाख का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हमेशा कभी न कभी बारिश होती है और ये हरी बनी रहती है। इन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में ऐसा चारागाह पैदा करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब हम इन जो बहुवर्षीय घासें हैं इनके चारे को संरक्षित कैसे करें। ये घास जब बड़ी होती है तो उसके बाद इसमें फूल आते हैं, और अगर बहुत अच्छी गुणवत्ता की घास आपको चारा इकट्ठा करना है तो फूल आते समय या फूल आने से पहले इन घास को काट लेना चाहिए। अच्छा, हरे ही काट लें, हाँ। और इसको छाया में ही सुखा दें, जिससे कि इसका हरापन खत्म ना हो, हाँ, और इसकी गुणवत्ता बनी रहे। मैं आपको बता दूं कि सेवन घास को इसलिए घासों का रानी कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 से 20% तक प्रोटीन होता है, जो कि दलहनी चारा वाली फसलों के बराबर होता है। अच्छा, इसीलिए सेवन घास का कुत्तर किसी गाय को खिलाया जाए तो उसको दाना या दलहनी फसल के चारा देने की आवश्यकता नहीं होती है। वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी। तो इसको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें बालें निकल आई और इसमें दाना बन गया तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि इसका प्रोटीन जो है दाने में चला जाता है और 6% प्रोटीन ही रह जाता है। तो पहले ही काट लेना चाहिए, पहले ही हरी स्टेज पे काट लिया जाए, और उसको काटने के बाद छाये में सुखा करके और उसको कुत्तर करवा करके ही भंडारण करना चाहिए, क्योंकि पूरा घास अगर भंडारण करेंगे तो वो जगह भी ज्यादा लेती है और उसका भंडारण भी सुनिश्चित नहीं हो पाता। इस प्रकार से अगर वो भंडारण करेंगे तो उसकी गुणवत्ता में जो है बनी रहती है। वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात बताई कि आपने घासारू भंडारण किया करनो है। तो डॉक्टर साहब, अबे आपा बाता करा झाड़ियां री, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि झाड़ी और वृक्षा की कटाई आपा किया कर सका। हाँ, तो आपने अठे कौन सी चारे वाली झाड़ियां पाई जावे, मैं जानना चाहूँ। मैडम, हमारे यहाँ के जितने भी चारागाह हैं वो केवल घास के चारागाह नहीं है, क्योंकि उसमें केवल पशु चरते हैं और पशु विभिन्न प्रकार की फलियां भी खाते हैं, और उनके गोबर से वो फलियों से जो बीज होता है वो शुद्ध हो करके उसमें उग जाता है। और विभिन्न प्रकार की झाड़ियां आपको ओरण में और गोचर में मिलेगी, और ओरण और गोचर ही मुख्य चारागाह पश्चिमी राजस्थान के हैं। हमने जो देखा है यहाँ पर मुख्य झाड़ियां हैं, जैसे झरबेरी है, देसी बेर जिसको बोलते हैं, झरबेरी है, और वो झाड़ियां यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं, और वो घास के साथ इस तरह उगती हैं कि एक दूसरे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालती हैं। अच्छा, घास और ये झाड़ियां दोनों साथ साथ उगती हैं, एक दूसरे का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा फोग है। फोग तो यहाँ का सबसे वरदान पौधा है जी डॉक्टर साहब, जिसका की जड़ें जो हैं चारकोल बनाने के काम में आती हैं, और बहुत ही अधिक दोहन हो रहा है। लेकिन इसका जो लाशू होता है, इसकी पत्तियां डंठल की तरह होती हैं, पत्ती की तरह नहीं होती और घास की पत्तियों की तरह, लेकिन इसके जो पत्ती होती है उसको लाशू बोलते हैं, और ये लाशू नवंबर के महीने में पौधे से अपने आप गिर जाती है। अच्छा, पौधे के नीचे रहती है, और उसको किसान भाई इकट्ठा कर लेते हैं, और जब अकाल पड़ता है, जब कोई चीज खाने को जानवर को नहीं रहती है, तो इन लाशू को वो अपने जानवरों को खिलाते हैं, जिससे कि उनका पेट भर जाता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जो जानवरों के भरण पोषण के लिए अच्छा पाया जाता है। तीसरी होती है बावली। बावली एक ऐसी पौधा है जो कि झाड़ीनुमा होता है, जमीन से ही उसके किल्ले निकलते हैं, और उससे गोंद बहुत अच्छा इकट्ठा होता है। हमारे देश का सबसे कीमती गोंद जो है बावली से निकाला जाता है। अच्छा, जो मई जून के महीने में बच्चे इकट्ठा करते हैं, और इसकी पत्तियां बकरियों को, भेड़ों को, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है कटाई करके इकट्ठा करते हैं तो उसको सूखे भूसे के साथ मिला करके गायों को भी खिलाया जाता है, जो कि अकाल में एक बहुत बड़ा चारे का स्रोत है। क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो ये झाड़ी फोग और बावली यही हरी रहती हैं, बाकी सब सूख जाता है। तो डॉक्टर साहब, आज आप बातें कर रहे हैं कि चारा का सुघास, झाड़ी और वृक्षारी कटाई, छंगाई और गुणवत्ता वास्ते भंडारण किया करो जा सके।
होली आई रे किसागे भेज दे। ऊट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे। ऊट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे। रुण छुण बैल जुड़ा तू ले ल्या तू किसागे भेज दे। अरे सागे भेज दे के रंग रंगीली होली आई रे किसागे भेज दे। मारी लाडो नवे दिनों में लोमड़ सुरमो सारे रे। मारी लाडो नवा दिनों में लोमड़ सुरमो सारे रे। ए 10 मण सुरमो ल्याए मेल दूं बैठी सारे रे किसागे भेज दे। वाह वाह सागे भेज दे ओ गण गोरिया रो मेड़ो आयो रे किसागे भेज दे। ओ जी मारी लाडो तीज तिवारा हाथा मेहंदी मांडे रे। मारी लाडो तीज तिवारा हाथा मेहंदी मांडे रे। ए सोजत की मेहंदी मंगवा दूं गहरी राचे रे किसागे भेज दे। अरे रे सागे भेज दे के मौसम यो मस्तानो आयो रे किसागे भेज दे। हमारी लाडो गण गोरिया पे नुवा गहना पहरे रे। मारी लाडो गण गोरिया पे नुवा गहना पहरे रे। हेटे बट्टियों गड़वा दूं झुमका बिंदिया ल्या दूं ये सागे भेज दे। अरे रे सागे भेज दे फागणियों रंग उड़ा तो आयो रे सागे भेज दे। अरे ऊट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे। ऊट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे। रुण छुण बैल जुड़ा तू ले ल्या तू किसागे भेज दे। अरे सागे भेज दे के रंग रंगीली होली आई रे किसागे भेज दे। तो डॉक्टर साहब यानी कटाई छटाई और पत्तियों का जो भंडारण है बिने किया करा। जैसे हमने बताया कि इसमें झरबेरी एक झाड़ी होती है जो कांटेदार होती है, हाँ। जिसपे छोटे छोटे बेर भी आते हैं हाँ हाँ और उसको लोग खाते भी हैं। खावे सब इवन दिवाली में उसको पूजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सर। इसके पौधे को अक्टूबर नवंबर के महीने में जब बरसात बीत जाती है तो इसको सतह से ही कटाई कर ली जाती है तथा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है सर। और 3-4 दिनों के बाद इसके पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं और झाड़ी को डंठल को अलग इकट्ठा कर दिया जाता है जिसको बाड़ के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा। तथा उसकी पत्तियों को इकट्ठा करके कांटे निकाल करके बोरियों में भर करके, अगर वो सूखी नहीं है पूरी तरह से तो उसको छाया में सुखा दिया जाता है जिससे वो हरी बनी रहती है। और गेहूं के भूसे या सेवन घास के साथ मिला के या अन्य चारा के साथ मिला करके
25% तक पिला करके इसको हम गायों को खिला सकते हैं, और बकरी को सीधे ही हम इसको डाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बकरी का, भेड़ का सबसे प्रिय भोजन है। अच्छा। तो इसको अगर हम सुखा दें जिसमें कि 7 से 8% नमी रहे, प्रतिशत नमी रहे, तो ये खराब नहीं होता है। अगर ये गीला ही हम सुखाएंगे, रख देंगे, भंडारण कर देंगे, तो इसमें फंगस आ जाता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। इसकी पत्ती को जब हम चारे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, हाँ, डॉक्टर तो उसको नाम दिया है, हमारे किसान भाइयों ने ही दिया है, उसको हम पाला बोलते हैं। पाला। अच्छा डॉक्टर और साहब। पाले को उसके साथ मिला करके हम लोग खिलाते हैं। इसी तरह फोक की पत्तियां जब हम पौधे के नीचे से इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम लासू बोलते हैं। लासू। उसका लासू नाम दिया जाता है। और ये जो पाचन क्रिया है पशुओं की, वो बहुत अच्छी बनाता है अगर हम इसको थोड़ा सा मिला के खिलाते हैं तो। और इसी तरह बावली की पत्तियों को भी इकट्ठा करके सुखा देते हैं और उसको हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करा। हाँ, वाह डॉक्टर साहब, आ तो बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहा हो सा। तो हमारे जो किसान भाई और बहन है, वे वो भी जानना चाहे कि चारागाह में चारा वाला पेड़ कौन कौन सा लगाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने चारों मिल सके। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, ओरण और गोचर में चारे वाले पेड़ अपने आप उगे रहते हैं। एक बहुत ही प्रमुख पौधा है यहाँ का, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, वो है खेजड़ी का पौधा। खेजड़ी का पौधा। और किसी भी चारागाह में ऐसा नहीं है जहाँ की खेजड़ी का पौधा ना हो। और खेजड़ी को काटना भी मना है, इसलिए इसके पौधे अपने आप संरक्षित रहते हैं। ज्यादातर चारागाह क्षेत्रों में खेजड़ी के पौधे को हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इसका हर एक भाग पौधे का काम में आता है। इसके जो चारा होता है, पत्तियां होती हैं, डालें होती हैं, उसको नवंबर और दिसंबर के माह में काटते हैं, क्योंकि ठंडक पड़ने से इसकी पत्तियां सब नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो उससे पहले हमें, जाड़ा होने से पहले ही इसकी पत्तियों को हम लोग छगाई कर लेते हैं, जिसको कटाई छगाई कहते हैं। और इसकी पत्तियों का जो चारा होता है उसको लूंग कहते हैं। लूग। हाँ, और ये हमारे किसान भाइयों ने ही इसका नाम दिया है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। ये दलहनी किस्म का पेड़ है, जिससे कि इसमें प्रोटीन 20 से 25% तक होती है। और इसको हम चारे के साथ, सूखा चारा जैसे भूसा है गेहूं का, उसके साथ मिला करके 20 से 25% तक मिला के गायों को हम खिला सकते हैं। बकरियों को हम सीधे भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार वो स्वयं खा लेती हैं। इसके भंडारण के लिए ये बात ध्यान में रखनी है कि इसको धूप में मत सुखाइए, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। अच्छा। इसको भी छाये में ही सुखाना चाहिए, और पूर्णतया 7% मॉइस्चर तक सुखाइए। इसके बाद इसको बोरियों में भर के भंडारण कर सकते हैं, या सीधे कमरे में इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पेड़ जो पश्चिमी राजस्थान में बड़ी तेजी से फैल रहा है, वो जयपुर से होता हुआ अब बीकानेर और जैसलमेर एरिया में पहुंच रहा है, जिसको अरडू बोलते हैं। अरडू। इसका पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। और घास के मैदान में अगर हम इसको लगाते हैं चारागाह क्षेत्र में, तो चारागाह के चारे की फसल पे, घास की फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसकी पत्तियां जो है, बहुत ही पौष्टिक चारा है। बकरियों के लिए तो वरदान है, गायों को भी इस पर कुत्तर काट करके और इसको मिला करके खिलाया जाता है। अच्छा। इसके भंडारण के लिए इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर इसका रंग परिवर्तित हो जाता है जब हम इसको सुखाते हैं, ये हरा नहीं रह पाता है। लिहाजा इसको हम सीधे ही अगर हम इसको काट करके पौधे से खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे ही इसको हम आजकल चारे के विभिन्न तरह के प्रयोग करते हैं, चारे के मिक्सचर बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है बबूल, जो इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसमें चारे की मात्रा तो कम होती है, लेकिन भेड़ और बकरियों के लिए ये पेड़ बहुत ही अच्छा है, जिस पर कि वो खुद ही उस चारेगाह क्षेत्र में उस पर चढ़ करके उसकी चराई खुद ही कर लेती हैं। तो ये पेड़ भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पेड़ आजकल इसके नीचे कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है तो इसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और उसके नीचे की घास जो है वो सूख जाती है, क्योंकि ये पानी खुद शोषित कर लेता है और घास को पानी नहीं मिलता। तो इसको हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि किसान भाई लगाएं, लेकिन खेजड़ी है और अरडू है, इन वृक्षों को जरूर लगाएं। दूसरा मैडम, इसमें एक और सहायता मिलती है पशुओं को। हाँ डॉक्टर साहब। गर्मी के दिनों में छाये के लिए ये पशु उसके नीचे बैठ करके छाये में बैठ भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं। और इसको रेस्ट ट्री भी बोला जाता है खेजड़ी को,
क्योंकि जानवर धूप में या चरते चरते थक जाता है तो एक सहारा के रूप में वो उसके नीचे बैठ लेता है। तो आ तो बाई कहावत होगी कि आम रा आम और गुठलियां रा दाम। तो डॉक्टर साहब आप बतायो कि चारागाह में कुण कुण सा पेड़ आपने लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब पेड़ा की कटाई छटाई किया करा ताकि चारों अधिक से अधिक आपने मिल सके। मैडम जो पेड़ हैं झाड़ियों की कटाई तो हर साल करनी चाहिए, जैसे झरबेरी है, बावली है। अगर हम उसकी कटाई करेंगे तो उसमें से नए किल्ले आते हैं और नए किल्लों पर पत्तियां बहुत अच्छी आती हैं और हमें अधिक चारा मिलता है। जहां तक खेजड़ी की बात है, हमारे किसान भाई बहुत परिचित हैं खेजड़ी से और ये खुद इनको पता है कि किस समय कटाई की जाती है और इसकी पतली शाखाएं पूरे काट देते हैं, केवल एक छड़ी उसमें छोड़ते हैं निशान के रूप में, बाकी पूरे का पूरा पेड़ जो है सभी पत्तियां ये काट लेते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि जाड़े के दिनों में जब तापमान कम हो जाता है तो इसमें किल्ले नहीं निकलते, तो उस समय पेड़ को राहत मिलती है और भोजन को इकट्ठा करके रखता है। और जैसे ही गर्मी पड़ती है और बहुत ढेर सारे किल्ले उसमें से निकलते हैं और पौधे का जो है एक तरह से कहिए कि उसका पोषण हो जाता है 3 महीने के लिए, और पोषण के बाद जब वो पत्तियां निकालता है तो बहुत अच्छा चारा पैदा होता है और दुगना चारा पैदा होता है। इसलिए खेजड़ी के पेड़ की कटाई छटाई तो हर वर्ष अति आवश्यक है। दूसरा, उसके प्राप्त डंडियां जो हैं वो ईंधन के काम में आती हैं और विभिन्न तरह के औजार बनाने के काम में भी किसान भाई प्रयोग करते हैं। अच्छा। अरडू की पत्तियां अगर हम कटाई नहीं करेंगे तो वो पाले से प्रभावित होती हैं और वो सूख करके गिर जाती है। अच्छा। अतः सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही अरडू की पत्तियों को पूरी कटाई करके उसको रख लेना चाहिए और छाए में ही सुखाना चाहिए। अगर हम इस तरह की क्रिया करते रहेंगे तो हर साल हमें अत्यधिक चारा मिलेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि चारागाह क्षेत्र में पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ये पेड़ जो है वो ऐसे स्टोर का काम करते हैं जिस समय नीचे घास खत्म हो चुकी होती है। अच्छा। उस समय पेड़ में हरा चारा होता है। कुछ किसान तो मई और जून में जब सूखा चारा ही रहता है, हरा रहता नहीं, तभी खेजड़ी की पत्तियों को काट के मिला के खिलाते हैं, जिससे पशु चाव से खाते हैं। अतः इन पेड़ों का बहुत ज्यादा उपयोग है चारागाह क्षेत्र में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बात बहुत पतेरी कही आप कि इन पेड़ों अपने जीवन में कई महत्व है। तो चारा भंडारण तो आप करा डॉक्टर साहब, अब सावधानियां भी तो बरतनी जरूरी है नहीं? तो चारा भंडारण में कई कई सावधानियां रखनी चाहिए। चारा भंडारण में किसान भाइयों को मैं बता दूं कि ये एक ऐसी फसल है जिसको नष्ट होते हुए देर नहीं लगती है। केवल 2 से 3 बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। पहली बात तो ये है कि चारा को एक ऐसी जगह संरक्षित करें, भंडारण करें जिस कमरे में नमी ना हो। अच्छा। अगर नमी है तो उसमें फंगस अंदर ही अंदर लग जाती है और पूरे चारे को नष्ट कर देती है, और अगर उस पत्ती को खिला दिया तो जानवर भी बीमार हो सकता है। दूसरा, भंडारण करते समय ये जरूर देख ले कि उसमें 7 से 8% से ज्यादा नमी ना हो। अगर ज्यादा नमी रहेगी तो पुनः वो उसमें सड़न पैदा होगी और वो चारा खराब हो जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है चूहों का प्रकोप। अब चूहों का प्रकोप इतना होता है कि वो पूरे चारे को कुतर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन चूहों को हटाने के लिए जो दवा डालते हैं उस दवा को बहुत सावधानी से रखना है। अगर वो गोली जानवर के चारे के साथ चली गई तो जानवर भी जो है मर सकता है। अतः चूहों का नियंत्रण बहुत जरूरी, जैविक रूप से करें, उनको पकड़ लें, किसी मिट्टी को किसी दवाई का प्रयोग ना करें। ये सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में थोड़ा सा वक्त है, पशुपालक भाई और बहना ने आप कई संदेश देना चाहो। मेरा तो काजरी संस्थान है जो चारा और चारागाह पर ही पिछले 50 सालों से काम कर रहा है और पश्चिमी राजस्थान में काम कर रहा है। जितने भी चारा वाली फसलें हैं, बहुवर्षीय फसलों को किसान भाई लगाएं। मशीनीकरण होने से ये बहुवर्षीय घासें नष्ट हो जा रही हैं, क्योंकि ट्रैक्टर से सब घास नष्ट हो जाती है। हाँ, और बहुवर्षीय होने से ये 1 साल में नष्ट हो गई, दोबारा नहीं उगती है। तो उसकी जानकारी के लिए कैसे बुआई की जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए, अगर किसान भाई चाहें तो काजरी से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, पेड़ जरूर लगाएं चारागाह क्षेत्र में, क्योंकि वो पशुओं का पूरे दिन का विश्राम स्थल होता है।
चारा चढ़ने के पश्चात उनको विश्राम की आवश्यकता है तो पेड़ लगाएं और उसके साथ साथ उनको चारा भी मिलता है। यही मेरा संदेश है। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत महत्वपूर्ण संदेश दियो। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारेड़ा हा डॉक्टर नरेंद्र देव यादव, अध्यक्ष काजरी और प्रधान वैज्ञानिक। तो डॉक्टर साहब, आप माने बखत दियो, घणे मानसू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज मैं बात करी ही कि चारागासू घास, झाड़ी और वृक्षा की कटाई, छंगाई और गुणवत्ता वास्ते भंडारण किया किया जा सके। पशुपालक भाई और बहना, ऊंटा रे संबंध में आप और जानकारी लेवनो चाहो तो बात कर सको हो प्रभारी राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान श्री आर्त बंधु साहूसू। तो फोन नंबर नोट करो सा। फोन नंबर है 0152230183। ई नंबर माथे आप पशुपालक विशेषज्ञारी राय ले सको हो। तो सा इन कार्यक्रम रा संयोजक हा जेपी मीणा और प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मलिक। तो अब कार्यक्रम रो वक्त पूरो हो गयो सा, मने आज्ञा देड़ाओ। घना घना राम राम, राम राम। थार तिरे तिर को ऊंटाजी गुणकारी गुणारी खान, ऊंटाजी ए हो दोरारी शान, कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।